Welcome to lecture number 5, and today we are going to talk about something that we've discussed in previous lectures, 4 lectures actually, and we'll move on to the next element and component of our course. अब तक के lectures में हमने एक बहुत important टेंस की बात की थी और उससे पहले हमने बहुत ये डिबेट की कि टेंस ज़रूरी क्यों होते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान या कोई भी ज़ुबान उसके कवायद और ज़वाबित के बगैर या उन टेंसेस के बगैर क्यों नहीं सीखी जा सकती और टेंस हमें किस तरह का रेफरेंस पॉइंट देते हैं किसी बात को समझने के लिए। वहाँ से हमने एक और बात शुरू की जो कि आपके लिए बहुत शायद न्यूज़ की बात थी कि अगर आप एक टेंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, उसके एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना आपको आ जाता है और उसको पहचानना आ जाता है, तो उससे आपका 50% मसला तो हल हो जाएगा। बाकी का जो 50% मसला है ऑब्वियसली उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स आएँगे जिसमें क्योंकि हमारे पास टोटल टेंसेस 12 हैं तो 11 टेंसेस भी उसमें आते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आते हैं, फिर सेंटेंसेस की टाइप्स, उनको समझना, उनको इस्तेमाल करना और अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है जिसे कहते हैं मैनूवर करना। मैनूवर करने से मुराद ये है कि जब किसी भी टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको बेसिक रूल्स उसके पता होते हैं, तो फिर आप उसको अपनी मर्ज़ी से सिचुएशन के मुताबिक इस्तेमाल करके उससे बेस्ट रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चलाना सीखने के लिए ड्राइविंग के कुछ बेसिक रूल्स हैं, जिसमें आपको देखना होगा कि आपकी गाड़ी की पावर कितनी है, आपकी गाड़ी मैनुअल है या ऑटोमैटिक है, अगर मैनुअल है तो कितने गियर्स हैं, गियर्स कैसे काम करते हैं, स्पीड कैसी है, उसका मीटर कैसा दिखता है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स, उसके स्टीयरिंग, उसकी पावर, उसके डायनामिक, उसका साइज़ वगैरह वगैरह। और जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो इग्निशन में चाबी घुमाने से लेके लाइट्स के इंडिकेटर्स के बटन्स से लेके और बहुत सारी चीज़ें, जब आप ये मेजर चीज़ें की कंपोनेंट्स सीख लेते हैं, तो आप जब गाड़ी रोड पे चलाना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इन सारे के सारे टूल्स को इस्तेमाल करके कि आपने एक्सेलरेट कब करना है, कितना करना है, पाँव से कितना प्रेशर डालना है, ब्रेक्स कब अप्लाई करनी है और क्लच का क्या रोल है, इन सारे टूल्स को आप मैनूवर करके गाड़ी को डिफरेंट रोड की सिचुएशंस में से निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह लैंग्वेज भी एक ऐसी स्किल है जिसमें आप ये बेसिक टूल्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये सीख के आप अपनी मर्ज़ी से हर सिचुएशन में अंग्रेज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको फ़िक्रे लिख-लिख के अपनी कॉपी में और बाद में सिचुएशन के टाइम पे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसको क्या कहते थे, उसको क्या कहते थे। ठीक है, यही मसला हम यहाँ हल करने बैठे हैं। थोड़ा-सा हम रिकैप करेंगे कि हमने पिछले 4 लेक्चर्स में क्या पढ़ा है और आपको भी पता चलता जाएगा कि जो चीज़ आपको याद नहीं है तो यू हैव टू गो बैक टू दैट लेक्चर और आपको वो सुन के प्रैक्टिस करके फिर इस लेक्चर पे लेक्चर 5 पे वापस आना है। ठीक है जी? हमने पढ़ा कि सेंटेंसेस यानी फ़िक्रे कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या टाइप्स होती हैं, उनके बेसिक कंपोनेंट्स भी हमने पढ़े। कंपोनेंट्स से मुराद ये है कि हमने इंग्रीडिएंट्स भी पढ़े कि उसमें वर्ब कहाँ पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे आएँगे और किस तरह से फॉर्म ऑफ वर्ब उसमें इस्तेमाल होती है, वो अपनी शक्लें कैसे बदलती है, हर शब्द का मतलब क्या होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि सेंटेंसेस की जितनी डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके नाम कैसे होते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है जिसको आप इम्पेरेटिव कहते हैं, कभी कभी डेक्लेरेटिव कहते हैं, कभी अफर्मेटिव कहते हैं, कभी पॉजिटिव कहते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं और फिर आते थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम सवाल पूछते हैं। आपको याद होगा कि 4th लेक्चर में मैंने सवाल पूछने के भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके बताए थे, हम थोड़ा सा उसको भी आज रिकैप करेंगे। फिर हमने ये देखा कि वर्ब यानी जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसकी शक्लें कैसे बदलती हैं, यानी कि उसकी फॉर्म क्या होती है और फिर उनकी टाइप्स किस तरह की होती हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स की ज़रूरत है और आपने किस तरतीब से वो फ़िक्रे में फ़िट करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेज़ेंट सिंपल टेंस को ओवरऑल कि उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स अलाउड हैं, वर्ब जो मेन वर्ब या आपका एक्शन वर्ब है वो किस तरह की शक्लें इख्तियार कर सकता है और क्यों करेगा और किस सिचुएशन में करेगा और आप किस निशानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा ये प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ है तो ये फला सिचुएशन में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है मैंने भी जवाब इसी सिचुएशन को इसी टेंस को इस्तेमाल करते हुए देना है, एट्सेट्रा। ठीक है जी। अब इंग्रेडिएंट्स की बात अगर कर लें तो मैं
छोटा सा रिकैप करूँगी, लेकिन ये आप यहाँ पे जब ये इंग्रेडिएंट्स की स्लाइड मुकम्मल हो जाएगी तो वीडियो पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास किसी भी फ़िक्रे के प्रेज़ेंट सिंपल में इंग्रीडिएंट्स हैं ये। सब्जेक्ट आ गया जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की हमने बात की थी, और हमने हेल्पिंग वर्ब की बात की थी जिसमें डू और डज़ अलाउड हैं। डू किसके साथ लगता है? कैटेगरी नंबर 1 ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आई, यू, वी और दे। और डज़ किसके साथ लगता है? अगर आपको ये अभी याद नहीं आ रहा ना मेरे कहते हुए, तो आपको 4th लेक्चर पे जाने की ज़रूरत है दोबारा। लेकिन इस रिकैप में भी हम आपको याद कराने की मैं कोशिश करूँगी। डू लगता है आई, यू, वी और दे के साथ, और डज़ लगता है ही, शी, इट और कोई भी थर्ड पर्सन का नाम। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वो मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा होता है, जो कि प्रेजेंट सिंपल के केस में सिर्फ 2 ही अलाउड है, डू और डज़। इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगा। अगर कोई और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है वर्ब, जो हम अभी तक जिसको मेन वर्ब भी कहते आए हैं और एक्शन वर्ब भी कहते आए हैं। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट या इंग्रेडिएंट है ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। फिर हमने पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल, जिसमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस आ जाता है, और नेगेटिव में आपके पास हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा डू और डज, और साथ आ जाएगा नॉट। जबकि वर्ब की जो मेन वर्ब की फॉर्म है उसकी शक्ल में आप कोई तब्दीली नहीं करेंगे। ठीक है जी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की एग्जांपल्स मैंने पहले भी बताई हुई हैं, इस पिक्चर में भी मौजूद हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे चलेंगे। ये मैं जल्दी-जल्दी इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि ये रिकैप है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इंट्रोगेटिव्स मैंने पहले भी बताया था कि इंटेरोगेशन से निकला है ये वर्ड। इंटेरोगेशन का मतलब होता है सवाल करना, तफ्तीश करना, और वहाँ से ही हम सवालिया फ़िक्र को कहते हैं इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव नहीं कहते, ये मैंने भी पहले भी बताया था। इसकी सवालिया फ़िक्रे की जितनी टाइप्स हैं उसमें एक तो होता है सिंपल सवाल, डू यू लाइक एप्पल्स? येस आई डू, नो आई डोंट। ठीक है, इस तरह के सवाल होते हैं। स्पेशल वर्ड्स में मैंने लास्ट टाइम आपको, वो जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट में चीज़ें टाइप कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल वर्ड्स में WH क्वेश्चंस आते हैं, जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड कौन से होते हैं? वो सारे लफ्ज़ जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या वगैरह। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सारे WH से स्टार्ट हो रहे हैं, व्हाट, व्हेन, हु, हाउ, वेयर, एटसेट्रा। चॉइस, जिसमें एक सवाल में आप किसी पूछने जिससे आप पूछ रहे हैं सवाल, उसको आप चॉइस दे रहे हैं। डू यू लाइक कॉफी और टी? डू यू लाइक विंटर्स और समर, एटसेट्रा। उसके बाद टैग या टेल क्वेश्चंस की हमने बात की थी, जो हमने उस दिन बड़ी डिटेल में पढ़े थे कि नेगेटिव टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं, पॉजिटिव टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं, टैग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जाके लेक्चर नंबर 4 देखेंगे आप। ठीक है जी। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या एक्शन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ये है आपका सिंपल सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। सारा कॉल हर मदर एवरी डे। अगर आपको इस फ़िक्रे में कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है आपने प्रेज़ेंट सिंपल को सही तरह सीखा नहीं है। तो आज हम दोबारा सीखेंगे। सही फ़िक्रा होगा सारा कॉल्स हर मदर एवरी डे। क्यों होगा? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी ही, शी, इट या कोई भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो आपका जो मेन वर्ब है उसकी शक्ल बदल जाएगी, उसमें एस या ईएस इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। अगर रूल नहीं समझ में आया दोबारा सुनिएगा, ये इसको रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा। अच्छा जी, अगर हम तरतीब बदल दें इंग्रेडिएंट्स की, और हेल्पिंग वर्ब जो कि पहले दूसरे नंबर पे था उसको पहले नंबर पे ले आए, फिर लिखें हम सब्जेक्ट, और फिर लिखें वर्ब, और फिर लिखें हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, तो फिर बनता है क्या? सवालिया निशान, सवालिया फिक्रा। डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे? बिल्कुल सही है। डू ही गो टू द जिम इन द इवनिंग? अगर आपको ये फ़िक्रा सही लग रहा है, तो इसका मतलब है प्रेज़ेंट सिंपल आपने ठीक नहीं सीखा। इसमें क्या मिस्टेक है और सही फ़िक्रा क्या होगा, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएँगे। डज़ ही वॉच द ड्रामा? अगर ये सेंटेंस करेक्ट है, तो आप कमेंट में लिख के बताएँगे कि ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है जी।
अच्छा, WH वर्ड्स की बात हमने की थी। WH वर्ड्स अगेन, जब WH वर्ड के साथ सवाल बनाएंगे आप तो फिर ऐसे ही लिखेंगे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब मे बी और मे बी नॉट, सब्जेक्ट, वर्ब यानी कि मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। Where is my bag? Where did you dump my bag? Who stops you from doing your assignment? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक बनानास और ग्रेप्स? ये है आपका चॉइस क्वेश्चन। डज ही सिंग और डांस? डू दे प्ले बास्केटबॉल और हॉकी? ये तीनों एग्जाम्पल्स आपकी चॉइस क्वेश्चन की हैं, जहां आप सवाल पूछते साथ ही किसी को चॉइस दे रहे हो। ठीक है जी। सब्जेक्ट के बाद, अच्छा ये अब नीचे ये जो मैं फॉर्मूला बताने लगी हूँ ये है हमारा सवाल का फॉर्मूला। अब आप सोचेंगे जब आपने ये बताया था कि क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड पहले आता था। रुकें और सुने। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब और फिर सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे ये तो सिंपल सेंटेंस बन रहा है। रुकें, मजीद रुकें। इसके बाद आता है कॉमा, इसके बाद आएगा नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब और फिर आएगा सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये बना आपका टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, हम सादा सवाल क्यों नहीं कर सकते, ये मैंने पहले भी बताया था, दोबारा सुन लीजिए कि हम किसी फैक्ट को जानते हुए किसी और से उसकी तायीद या कंफर्मेशन या वैलिडेशन चाह रहे होते हैं तो हम सिंपल सेंटेंस बना के वो फ़िक्रा या वो फैक्ट को स्टेट करते हैं और फिर एंड के ऊपर एक छोटा-सा टैग अटैच कर देते हैं उससे तायीद लेने के लिए, उससे बात उगलवाने के लिए कि आज मौसम बहुत गर्म है, नहीं? तो ये जो नहीं है अ, सवालिया तौर पे कहा हुआ, इसको अंग्रेज़ी में हम नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को मिला के इस्तेमाल करके लिखेंगे। एग्ज़ाम्पल क्या है? वेदर इज़ कोल्ड आउटसाइड, इज़न्ट इट? ठीक है जी। इज और नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कैसे पता चला? क्योंकि फर्स्ट अफर्मेशन वाले पार्ट के अंदर इज आपका सादा हेल्पिंग वर्ब है जिसको पॉजिटिव हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यू लाइक हॉट चॉकलेट, डोंट यू? अब आप कहेंगे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर तो डू आया ही नहीं, तो यहाँ पे डोंट कैसे आया? अच्छा सवाल है, लेकिन पता ये चला कि अगर हमने यू के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब एम्फेसिस के लिए लगाना होता तो क्या होता? यू डू और यू डज। ऑफ कोर्स यू डू होता। ठीक है, इसीलिए हमने लगाया डोंट यू। ही लाइक्स टू प्ले पियानो, डजंट ही? अब ये सारे के सारे कॉमा के बाद ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं ये हैं आपके टैग या टेल ऑफ द सिंपल क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, बट ही और शी वांट्स टू कंफर्म द फैक्ट विद यू, सो हेंस द टैग एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा जी, ये मैं पहले भी लिख के बता चुकी हूँ, इसके ऊपर मज़ीद एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूँगी यहाँ पे क्योंकि हम मूव ऑन कर रहे हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर व्हिच इज़ another tense that we're going to talk about, which is also very important. But I would urge you all to please pause the video right here, take a screenshot, write it in your notebooks if you want. Read about it कि ये WH question, WH words कौन कौन से सवाल बना रहे हैं और कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और इनका पर्पस क्या है। वैसे तो पर्पस हम सबको ही पता है कि व्हेन जो है वो किसी टाइम फ्रेम के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस वक्त कब हुई थी वो एक्टिविटी। व्हाट जो है किसी भी चीज़ के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, वाई जो है किसी चीज़ की रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी चीज़ हुई तो क्यों हुई। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें बहुत अच्छे से पता है इन वर्ड्स का उर्दू में मतलब भी, लेकिन फिर भी आपका पढ़ना ज़रूरी है इसको, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, मूविंग ऑन। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि लिखने में हम गलती करते हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आपको दिखा दिया जाए इन दोनों चीज़ों का फ़र्क। इसको बेसिकली अंग्रेज़ी में कहते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स हमें बताता है कि सीमिंगली, अपैरेंटली सिमिलर वर्ड्स कैसे डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग दे रहे होते हैं, लेकिन हम क्योंकि इतनी गहराई से देख नहीं रहे होते तो हम लिखने में अक्सर मिस्टेक्स करते हैं। फिर हम कहते हैं जी हमारे आइल्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे या हमारे एसेज अच्छे नहीं लिखे जाते वगैरह। अच्छा जी, ऊपर एक सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं, एवरी डे आई करेक्ट एवरी डे राइटिंग मिस्टेक्स। बहुत बारीक सा फ़र्क है इसमें। एक जगह एवरीडे स्पेस के साथ लिखा हुआ है और एक जगह एवरीडे बगैर स्पेस के जोड़ कर लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का मतलब फ़र्क है।
दोनों का कॉन्टेक्स्ट भी फ़र्क है और दोनों जो मतलब कन्वे कर रहे हैं आपको वो भी फ़र्क है। अगर आप एवरीडे जोड़ के लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, इट्स कॉमन, इट्स नॉट वेरी स्पेशल। लेकिन अगर आप एवरी और डे को तोड़ के लिखते हैं, अलग-अलग लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है हर रोज़। ठीक है जी? एवरीडे क्लोथ्स का मतलब क्या होगा? ऑर्डिनरी क्लोथ्स, कॉमन रूटीन के कपड़े, कोई स्पेशल कपड़े नहीं। आई डोंट थिंक यू शुड वेयर एवरीडे क्लोथ्स टू अ जॉब इंटरव्यू। यानी कि घर के आम कपड़े पहन के, रूटीन के कपड़े पहन के आपको इंटरव्यू के लिए नहीं जाना चाहिए। गौर करें तो एवरीडे यहाँ पे जोड़ के लिखा हुआ है। अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो उसका मतलब होगा, फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टडी एवरी डे इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हर रोज आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, दोनों के मीनिंग में कितना फ़र्क आ गया, लिखने में भी फ़र्क है और मतलब में भी फ़र्क है। तो ये आप आइंदा से ज़हन में रखिएगा किसी भी जगह पे लिखते हुए। अच्छा, यूज़ेस की भी हमने बात की थी लास्ट टाइम। इसको मैं सिर्फ़ 1 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज़ आपसे कहूँगी कि करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात की हुई है। इससे वाइस कैज़ुअल प्रोग्राम या अरेंज्ड फ्यूचर जो कि बिल्कुल एंड वाला है, इसके ऊपर हम फ्यूचर टेंस के साथ मिला के इसको बात करेंगे। अभी शायद आपके लिए ये कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। कंटीन्यूअस किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि जारी हो रही हो, अभी भी कंटिन्यू हो। बिल्कुल ठीक है। हम इसी तरह ये मीनिंग हम कन्वे करने के लिए उर्दू में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आई बिलीव कि कंटिन्यू या कंटिन्यूअस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पता ही ना हो कि क्या मतलब है इसका। कोई भी चीज़ जो जारी है ना, इस वक़्त प्रोसेस में मुसलसल हो रही है, उसको आप कहते हैं कंटिन्यूअस। तो प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस का क्या मतलब हुआ? है हाल में ही, आज के दिन में ही, लेकिन हो रही है। इट्स हैपनिंग हियर। अच्छा जी, बिल्कुल सिंपल से फ़ॉर्मूलाज़ हैं इसके। फ़ॉर्मूला कह लें, रेसिपी कह लें, इंग्रीडिएंट्स का चार्ट कह लें कि पॉज़िटिव सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में क्या इस्तेमाल होता है और इंटरोगेटिव या क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल होता है। सेंटेंसेस का जो कंस्ट्रक्शन है या जो उनकी कंपोजिशन है या जो उनकी एक फाइनल शक्ल है या फॉर्मूला है, वो हर जगह सेम होता है। दो चीज़ें जनरली बदल रही होती हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सा अलाउड है उस टेंस में, वो बदल रहा होगा, और जो मेन वर्ब है उसकी कौन सी शक्ल है वो शक्ल बदल रही होगी। अब ये दोनों चीज़ें ही आपके फ़िक्रे में ना निशानियाँ भी होती हैं कि कौन से टाइम फ्रेम की बात हो रही है। आज की, अभी की बात हो रही है, गुज़रे हुए कल की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, कोई ऐसा काम है जो कि हो के ख़त्म हो गया हुआ है, कोई ऐसा काम जो कि अभी हो रहा है, या कोई ऐसा काम जो अभी शुरू होगा। ठीक है? या कोई ऐसा काम जो पास्ट में ही शुरू होके ख़त्म भी हो गया, या ऐसा काम जो पास्ट में शुरू होके अभी तक जारी है, या कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू होके प्रेज़ेंट में जारी है और फ्यूचर में जाके कहीं किसी पॉइंट पे ख़त्म होगा। ये सारी चीज़ अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूज़िंग लगी है ना, तो इसको थोड़ी स्पीड स्लो करके 0.75x पे करके ना फिर से सुनिए। ये वो चीज़ें हैं जो हम बोल रहे होते हैं। हम ज़िंदगी में कम्युनिकेट क्यों करते हैं, बताइए? हम अपनी फैमिली से, दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के लिए या उनसे पूछने के लिए? हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में कम्युनिकेट क्यों कर रहे होते हैं? अपनी स्किल्स बताने के लिए, अपना काम बताने के लिए, काम के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, ठीक है ना? तो हम यही तो करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोजेक्ट जो है वो पिछले हफ़्ते शुरू हुआ था, अभी तक जारी है और अगले 4 हफ़्ते तक जारी रहेगा। तो यही तो मैंने पहले भी कहा। अब इसमें पता कैसे चलेगा कि भई अंग्रेजी में इसको कैसे बोलना है, वो ऐसे ही पता चलेगा कि टाइम फ्रेम क्या है, कौन-सा टाइम है। टाइम डिसाइड करेगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब कौन-सा लगेगा। टाइम ही डिसाइड करेगा कि आपका मेन वर्ब कौन-सी शक्ल में आएगा। और यही टाइम है जिसको हम ग्रामर की ज़ुबान में कहते हैं टेंस। तो अब टेंस से डरना छोड़ेंगे और ये समझेंगे कि टेंस जो है वो हमें सेंस ऑफ टाइम बता रहा है, जो कि हमारी हर तरह की कम्युनिकेशन की बुनियाद है। इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ समझिए कि वो बच्चे जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है मैट्रिक या ओ लेवल्स वगैरह में, या जनरल साइंस पढ़ी है, उनको ये आइडिया होगा कि अ, हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है जिसमें हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, लोगों से बात करते हैं, वगैरह वगैरह, या कि हम
कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि एक अक्लमंद ज़ी शऊर इंसान कर रहा है, वो बंदा जिसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। इन सारी चीज़ों में हमारी बॉडी का एक ऑर्गन वाइटल रोल या की रोल प्ले करता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो क्या ऑर्गन है। वो है कान, ईयर्स। कैसे? कान सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? और सेंस ऑफ हियरिंग जो है ना, समात के काबिल होना, ये एक ऐसी स्किल है जो हमें इंसान होने के तौर पे ग्राउंडेड रखती है, हमें सेंस ऑफ सराउंडिंग देती है, हमें खतरों से भी बचाती है, हमें प्लेजेंट आवाज़ों की तरफ भी लेके जाती है, हमें हमारे इर्द-गिर्द की दुनिया से जोड़ के रखती है। अगर आपके कान बंद हो जाएँ, तो आपकी आधी से ज़्यादा सेंसेस जो हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द जो ज़मान और मकान का कॉन्सेप्ट है ना, वो दुनिया से वो वाला राब्ता आपका ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह आप किसी भी बंदे को जब कोई बात कहकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जब तक आप उसे टाइम रेफ़रेंस नहीं देंगे, आपकी बात नहीं लगेगी। वो एक माइंडलेस रैंट लगेगी, वो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई जानवर जो है वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो उनमें भी ये सेंस है ऑब्वियसली, तभी वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बीइंग द हायर creature of Allah subhanahu wa ta'ala in this universe, we have to have this sense of time and dimension and place as well. ठीक है, जिसको उर्दू में हम ज़मान व मकान का एहसास कहते हैं, इसको हम फिज़िक्स की ज़ुबान में 3 या 4 डायमेंशंस कहते हैं और लैंग्वेज की ज़ुबान में हम इसको टेंस कहते हैं। अब आपको इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी टेंस की, ठीक है? अब आए प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। 3 हेल्पिंग वर्ब इसमें अलाउड हैं, इज़, एम और आर। मेन वर्ब की बात करें तो आपको इसमें मेन वर्ब की सिर्फ़ और सिर्फ़ 4th फॉर्म अलाउड है। कौन सी फॉर्म मैंने बोला? 4th फॉर्म। 4th फॉर्म क्या होती है? आपको बहुत अच्छे से याद होगा बचपन वाली। याद नहीं है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को के साथ आईएनजी लगा दो, 4th फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? गौर से सुनिएगा ये बात। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, बिल्कुल भी नहीं लगानी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, 4th फॉर्म जिसको कहते हैं। ये ना कहिएगा कि हाँ जी आपने तो कहा था कि फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी लगा दो, तो चलें कोई नहीं, हम आईएनजी लगाना भूल गए, तो कंटिन्यूअस तो है ही नहीं। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ये आपकी निशानी है पहली। दूसरी निशानी क्या होगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। अच्छा, कैसे पता चलेगा जी इज़ किसके साथ लग रहा है, एम किसके साथ लग रहा है और आर किसके साथ लग रहा है? अच्छा सवाल है, लेकिन ये बहुत आसान है। कैसे आसान है? इतनी अंग्रेज़ी मैंने, जैसे मैं बार-बार कहती हूँ कि इतनी अंग्रेज़ी ना हम सबको आती है, हम बस अपना दिमाग जो है उसको थोड़ी तकलीफ़ नहीं देना चाहते। उसको कम्फ़र्ट ज़ोन में इतना रख-रख के हमने आराम का आदी बना दिया कि वो सोचना भूल चुका है। इज़ का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूँ और आर का मतलब होता है हैं, यानी कि प्लूरल। तो इससे क्या साबित हुआ कि एम यानी हूँ तो सिर्फ मैं हूँ के साथ लगेगा ना, किसी और सब्जेक्ट के साथ एम लग ही नहीं सकता, सिर्फ आई के साथ लगेगा। आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम वॉचिंग वगैरह, ठीक है? ही एम नहीं आएगा, ठीक है? शी एम नहीं आएगा, दे एम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एम का मतलब है हूँ, मैं हूँ, कोई और हूँ नहीं, सारा हूँ नहीं, अली हूँ नहीं। सो आई एम। अब रह गए बाकी इज और आर। इज जो है वो किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। ही इज, शी इज, सारा इज, अली इज, आमिर इज, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आएगा आर। दे आर, वी आर, यू आर। यू के साथ इज नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिंगुलर यू के साथ भी नहीं आएगा और प्लूरल यू के साथ भी नहीं आएगा। अगर यू, तुम या आप एक हो फिर भी यू आर, और अगर आप प्लूरल हो यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो फिर भी आर। यू आर डूइंग दिस, यू ऑल आर डूइंग दिस, दोनों केसेस में आर, ठीक है जी? जब नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इस फॉर्मूला में ऐड होगी। क्या ऐड होगी? सब्जेक्ट लगेगा सीधा-साधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा। किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। सब्जेक्ट ने आपको बताना है कि आगे कौन-सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है। हेल्पिंग वर्ब के आगे लगाओगे नॉट, उसके आगे लगाओगे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब,
अब मैंने इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी नहीं कहना, क्योंकि मुझे बहुत आप लोगों से ये डर है कि आप लोगों ने करना क्या है जी, मैडम ने कहा था फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो हम फर्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं बस, और आईएनजी आपने खा देना है। तो ऐसे करने की बजाय हम इसको यूँ कहेंगे कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन सेंटेंसेस में हमने अभी तक क्या सीखा है? हमने यही सीखा है कि तरतीब बदल जाती है, इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद नॉर्मल फ़िक्रे में अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, तो यहाँ उस तरतीब को उल्टा कर दें और हेल्पिंग वर्ब पहले लगा के फिर सब्जेक्ट लगाएँ, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएँ, फिर ऑब्जेक्ट लगाएँ। ये सारा कुछ आपके सामने लिखा भी हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको चार्ट दिया है। इसको अब आपने यहाँ पे रखना है पॉज़ करके, और इसको ना सिर्फ आपने अपनी कॉपी में लिखना है, बल्कि इस तरह के 3-3 सेंटेंसेस आपने हर स्टेटमेंट के साथ और भी बनाने हैं। कैसे बनाएँगे वो भी मैं बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ या मैं खा रही हूँ, ठीक है? इसके साथ 3 और सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? सिर्फ ये वर्ब की फॉर्म चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम watching TV, I'm reading a book, I'm going to the gym, I'm driving the car, I'm riding a bike, I'm wearing shoes। अब आप देखो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ब को चेंज कर दिया है, एक्शन जो परफ़ॉर्म हो रहा है उसको मैंने चेंज कर दिया और शुरू वाला पार्ट एक ही रखा है, आई एम, आई एम, आई एम, ठीक है? तो आपके 5 वेरिएशंस बना दिए मैंने। इसी तरह हर स्टेटमेंट जो इस चार्ट पे मौजूद है, चाहे वो क्वेश्चंस में है, नेगेटिव्स में है, उन सब के आपने 3-3 एग्ज़ाम्पल्स और अपनी कॉपी में लिखने हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था स्क्रीनशॉट ले लेके मत सिर्फ रखा करें, क्योंकि आपके दिमाग को तो बाद में ये भी याद नहीं रहेगा कि स्क्रीनशॉट किस चीज़ के लिए थे और क्या उसमें से सीखना था और क्या याद रखना था। जो चीज़ आपको असल में सीखनी है ना, उसको आपने कॉपी पर अपने हाथ से लिखना है। जब चीज़ हाथ से गुज़रेगी, ब्रेन का, माइंड का हाथ के साथ लिखने के साथ कनेक्शन बनेगा, तभी वो चीज़ आपकी मेमोरी में रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कौन-कौन से यूजेस हो सकते हैं। ठीक है? ये आपको बेसिकली चीज़ गाइड करती है कि सिचुएशन समझें, उसके हिसाब से टेंस लाएँ माइंड में। जब माइंड में टेंस आया, ये मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके बता रही हूँ, जो आप उन लोगों का मसला हल करने के लिए जो ये कहते हैं कि मैडम हमें उस टाइम पे ना सिचुएशन में समझ नहीं आती कि हम कौन-सा हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हों या हम कौन-सा टेंस लगाएँ तो ठीक होगा, और हमारे सोचते-सोचते ही हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हम बात करते-करते गड़बड़ाते हैं, हमें सही अल्फाज नहीं मिलते और हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हम सही बात नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें इस सिचुएशन की कि आपने देखा कौन सी सिचुएशन है, उसमें कौन सा हमने यूज़ पढ़ा था कि कौन सा टेंस यूज़ होगा, उस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब अलाउड हैं और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, और सब्जेक्ट मिलाया पहले और आगे ऑब्जेक्ट लगाया और आपका सेंटेंस बन गया। क्या मुश्किल बात है इसमें? ठीक है, यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस पढ़ने से पहले जाइए और प्रेजेंट सिंपल के यूजेस को रिवाइज करके आएँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूजेस पढ़ेंगे और उसके मज़ीद सेंटेंसेस की बात करेंगे।